खंडवा शहर की सबसे पहली हाईटेक रेजिडेंशियल कॉलोनी, जिसमें पहले ही दिन आधे से ज्यादा प्लॉट बिक गए। इच्छुक व्यक्ति दिए गए नंबर पर संपर्क करें अथवा विजिट करें। उसको लेकर भी कुछ सवाल उठ रहे हैं कि यहाँ पर भी पुरातात्विक सर्वेक्षण या इस तरह का कुछ हो। देखिए, बुरहानपुर की जो जामा मस्जिद है और ये पूरा जो एरिया है, ये एक ऐसी बेल्ट मानी जाती है और इसका ऐसा इतिहास है जहाँ पे हमारी जो सांस्कृतिक विरासत को जब छिन और छिन भिन किया गया तो उसका एक बहुत ही विभत्स रूप हमने बुरहानपुर में देखा है। और साथ ही साथ जो आपने सवाल पूछा कि यहाँ पे जो जामा मस्जिद है, मैं ऐसा मानता हूँ कि इसके अध्ययन मैं और मेरी लीगल टीम कर रही है, करेगी। माननीय पालीवाल जी से चर्चा हुई, उन्होंने उसके बारे में हमें काफ़ी नॉलेज और इन्फॉर्मेशन दी। और यहाँ के लोकल लोगों से भी मैं ये आग्रह करूँगा, अपील करूँगा कि हमें इसके लिए तथ्य और मटेरियल दें, और अगर ऐसे मटेरियल और ऐसी एविडेंसेस मिलती हैं तो इस पर हम लीगल केसेस फाइल करेंगे और ये मांग करेंगे कि वहाँ पे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम जाए और उसका गहन चिंतन, अध्ययन और शोध करके लोगों और कोर्ट के सामने रिपोर्ट। मतलब खंडवा पहुँचे, महादेवगढ़ मंदिर दर्शन किए, कैसा अनुभव कर रहे हैं? बहुत ही दिव्य अनुभव हुआ और मैं दर्शन करने के बाद यही कहना चाहता हूँ कि ईश्वर माननीय पालीवाल जी को बहुत शक्ति दे कि इन्होंने बहुत ही विषम परिस्थितियों में इस जगह को सुरक्षित किया। इस जगह को जो अनसोशल एलिमेंट्स थे, अनलॉफुल एलिमेंट्स थे, उनके हाथों से वापस लेके आए हैं। इसलिए ईश्वर, पहले तो मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ और महादेव के सामने यही कामना करता हूँ कि जिस तरह से माननीय पालीवाल जी ने इस जगह को मुक्त कराया है, इस तरह से देश में जितने भी मंदिर हैं जो इस समय किसी न किसी तरह से आक्रांताओं के हाथ में हैं, उनको हम वापस मुक्त करके सनातन समाज को सौंपने का काम। अच्छा, एक आखिरी प्रश्न है सर कि भोजशाला का विवाद भी लंबे समय से आप इसके बारे में जानते हैं। भोजशाला के ऊपर हमने केस फाइल किया है माननीय इंदौर हाईकोर्ट में। इसकी अगली सुनवाई मई में नियत है और इसमें इंदौर हाईकोर्ट नोटिस जारी कर चुका है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का एक ऑर्डर है और मैं आपके सामने वो बात रखना चाहता हूँ। उस आदेश के तहत भोजशाला में मंगलवार को हिंदू समाज के लोगों को इजाज़त दी गई है पूजा करने की, और उसी जगह पे फ्राइडे को मुसलमानों को इजाज़त दी गई है नमाज़ पढ़ने की। तो ये ऑर्डर अपने आप में इलीगल है, गलत है। जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एक्ट 1958 है, उसके सेक्शन 16 और 18 का वायलेशन है। बिना धार्मिक स्वरूप तय किए हुए वहाँ पे एएसआई ने ये ऑर्डर पास किया है। इसलिए भोजशाला के ऊपर हमने 50-60 फोटोग्राफ लगाते हुए ये केस फाइल किया है। और साथ ही साथ वहाँ पे ऐसी घटनाएं मिल रही हैं कि जब भी वहाँ पे इस्लाम और मुस्लिम समाज के लोग वहाँ पे नमाज़ पढ़ने जाते हैं तो जो मंदिर के अंदर प्रूफ्स हैं, जो संस्कृत की ऋचाएँ हैं, उसको मिटाते हैं। जो वहाँ पे हवन कुंड है उसमें थूका जाता है, और जहाँ पे बाघ देवी का ओरिजिनल स्थान था वहाँ पे नमाज़ पढ़ी जाती है। और आज भी माँ बाघ देवी की जो मूर्ति है वो ब्रिटिश म्यूजियम में रखी हुई है। इसके प्रूफ्स और प्रमाण आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के द्वारा है। तो हमने ये मांग की है कि वो मूर्ति वहाँ से मंगाई जाए और यहाँ पे स्थापित की जाए। मिलेंगी। मैं जब छोटा था वहाँ पे जाता था, मैं देखता था और लोग भी, अब मैं अपने बाबूजी के साथ जाता था तो बाबूजी को वहाँ देख के बड़ा दुख होता था। पर और लोगों को देखता था वहाँ पे वो पिकनिक मनाने आते थे, पॉपकॉर्न खाते थे, चाय पीते थे। तो मुझे उस दृश्य को देख के बहुत गुस्सा आता था कि हमारी ऐसी एक सांस्कृतिक विरासत, हमारी कल्चरल हेरिटेज के साथ छिन भिन किया गया, उसको तार किया गया है, और तब भी हम इस जगह पे आके इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। इसलिए कुतुब मीनार पे हमने दावा दायर किया और हमने ये कहा है कि इसको आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया रेस्टोर करे। और हमने अपने दावे में जितने डॉक्यूमेंट्स लगाए, सबसे महत्वपूर्ण बात है, अपने डॉक्यूमेंट्स नहीं लगाए, सारे एएसआई के डॉक्यूमेंट्स लगाए, जिसमें एएसआई ने कहा है कि ये एक हिंदू मंदिर का परिसर था और जिसको कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1192 में उसको तोड़ा और उसको छिन-भिन किया। तो इसीलिए हमने उसके रेस्टोरेशन की मांग की है। पर इस देश का एक ऐसा सेकुलर नैरेटिव है कि वहाँ पे अदालत ने हमारे इस बात को खारिज किया। उसके बाद हमने अपील फाइल की उस ऑर्डर के अगेंस्ट। अपील में नोटिस जारी हुआ है। एक बार पूरी, मेरे बाबूजी इस अवस्था में भी उसमें जाके पूरी बहस कर चुके हैं। 15 हियरिंग में बहस में फैसला रिजर्व हुआ कि जजमेंट आएगा, और फिर कुछ दिनों बाद पता चलता है कि इसमें फैसला नहीं आएगा, फिर से री हियरिंग पे लगाया गया है। अब कुतुब मीनार के केस में ये ऑर्डर आया है कि शायद 24 अप्रैल से उसकी माननीय न्यायालय डे टू डे सुनवाई करें। देखिए, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की जो संवैधानिक वैलिडिटी, वो हमने सुप्रीम कोर्ट में उसको चुनौती दी है। इसमें केंद्र सरकार का नोटिस जारी हो चुका है, अभी तक कोई उसमें केंद्र सरकार का जवाब नहीं आया है, और इसकी अगली सुनवाई 5 अप्रैल को नियत है। और हम लोग सुनवाई का वेट करेंगे जब माननीय सुप्रीम कोर्ट इसे सुनेगा। अगर केंद्र सरकार इसे स्वतः रिपील कर देता है तो हम सबके लिए बहुत आइडियल सिचुएशन है, पर अगर नहीं रिपील करता और अपना स्टैंड कोर्ट में नहीं रखता है तो माननीय न्यायालय से आग्रह करेंगे कि इस केस में आगे सुनवाई की जाए और इस एक्ट को ख़त्म किया जाए। अच्छा, इसके साथ ही कुतुब मीनार, ताजमहल को भी लेकर के आप लगातार मुहिम छेड़े हुए हैं जी, ये किस कंडीशन
नहीं, केस जो है अपनी गति पकड़ रहा है, अपनी सही दिशा में है। कुतुब मीनार के लिए जो हमने केस दायर किया है वो 24 अप्रैल से डे टू डे सुनवाई के लिए लगा हुआ है, उसमें माननीय न्यायालय का ऑर्डर है। और ताजमहल के लिए जो सुनवाई होने वाली है वो 12 अप्रैल को होने वाली है, जिसमें हमने कमीशन की दरखास्त दी है और उसमें मैं और मेरे पिताजी आगरा की सिविल कोर्ट में जाके बहस करेंगे और मांग करेंगे कि ताजमहल के सारे कमरों का सर्वेक्षण किया जाए, पूरे ताजमहल की गहन जांच और अध्ययन किया जाए और कोर्ट के सामने रिपोर्ट सबमिट की जाए। अच्छा, बुरहानपुर का भी एक मामला है, लंबा समय हो गया वहाँ पर दंगे हुए थे, उसके बाद से अभी तक एक समुदाय विशेष की जो दुकानें तोड़ी गई थी उनको कोई राहत नहीं मिली है। देखिए, बुरहानपुर में जो 2008 में दंगे हुए थे और वहाँ पे जो 15 से 16 ऐसी दुकानें हैं जो सिंधी समाज की थी, उनको 2008 में दंगों में जला दिया गया था, पर आज तक उनको रेस्टोर नहीं किया गया है। तो मेरी माननीय पालीवाल जी से इस बारे में काफ़ी चर्चा हुई है और अगर वो पीड़ित परिवार मुझे संपर्क करेगा तो उनको हर तरह की लीगल हेल्प देने का काम हम करेंगे। अध्यक्ष थे जो साथ में एक जो केस वो जितेंद्र जी करके विसेन जो है, तो वो उनने बयान दिया गया था कि भाई हटाने को लेकर कि हम उन्हें जो है इस केस से हटा रहे हैं, तो वो क्यों और किस बात को लेकर? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। 6 और 7 तारीख को 6 और 7 मई 2022 को ज्ञानव्यापी का सर्वे हुआ। 8 तारीख को जितेंद्र सिंह विसेन, जिसके पैरोकार हैं राखी सिंह, ने उनको अपनी पावर ऑफ अटॉर्नी दी है, जो उसमें हमारी 5वीं महिला थी, और उन्होंने 8 मई 2022 को बयान दिया कि मैं केस वापस लेना चाहता हूँ। जब 6 और 7 तारीख का सर्वे हो गया था और मस्जिद के अंदर का सर्वे होना था 14, 15 और 16 मई को, तो केस विड्रॉ करने का बयान किसने दिया? और जो हमारी बाकी 4 महिला याचिकर्ता थी उनको होटल बुलाया गया, काफी पैसों का लालच दिया गया और कहा गया कि केस आप भी वापस ले लीजिए, आपका बड़ा फायदा हो जाएगा। और बाकी 4 महिला याचिकर्ताओं ने कहा हम केस वापस नहीं लेंगे, चाहे जहर खाना पड़े। और उसके बाद वो हमने केस लड़ा और उस केस को लड़ते हुए बराबर उनका यही रवैया रहा कि केस को जितना खंडित किया जा सकता है, जितना बाधित किया जा सकता है, वो सारे काम उन्होंने किए। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, एक लॉजिकल बात सोचिए, जब 5 महिला याचिकर्ता किसी केस में है, बाकी 4 महिला याचिकर्ता मेरे साथ हैं, तो किसी एक महिला याचिकर्ता के हटा देने से मैं केस से हट जाऊंगा? मुझे इस केस में महादेव ने स्वयं बुलाया है। ये केस मेरे बाबूजी ने तैयार किया, हमने तैयार किया है और हमने फाइल किया है। और जो लोग इस केस के नाम पे चंदा इकट्ठा करना चाहते हैं, ऐसे चंदे को इकट्ठा करने हम नहीं देंगे। और केस जो विड्रॉ करने की बात करता है, जो भी ईश्वर के खिलाफ, भगवान के खिलाफ काम करेगा, वो काम हम नहीं करने देंगे। और इसीलिए हमने ये सारा विवाद खड़ा हुआ, क्योंकि उन्होंने बहुत कुचक्र और प्रचार रचा कि हमने हटा दिया, पर हम लोगों ने कोई उसका जवाब नहीं दिया। क्योंकि आज आपके सामने है कि कौन हटाया गया, कौन नहीं हटाया गया। ये वही लोग हैं जो बयान दे रहे थे कि हम योगी आदित्यनाथ जी को पावर ऑफ अटॉर्नी देते हैं और ये पावर ऑफ अटॉर्नी तैयार हो जाएगी, फला तारीख तक पहुंच जाएगी। उल्टे उनके ऊपर 4 मुकदमे दर्ज कर दिए गए क्योंकि आपने अफवाह फैलाई, झूठ फैलाया। तो ये आपके सामने सच्चाई है कि कौन अपनी लड़ाई सच्चाई से लड़ रहा है और कौन इस केस को एक राजनीतिक रूप दे रहा है, कौन इस केस को एक महत्वाकांक्षा के रूप से देख रहा है। को लड़ाई इसकी 5 अप्रैल को सुनवाई है माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट में। मैंने इलाहाबाद हाईकोर्ट के सामने कहा है कि ये नेशनल इंपॉर्टेंस का मैटर है, सारे देश की जनभावनाएं लगी हुई हैं 13.37 एकड़्स ऑफ लैंड पे, इसलिए इसकी सुनवाई इलाहाबाद हाईकोर्ट में ओरिजिनल इसका ट्रायल किया जाए। जहां तक लोअर कोर्ट की बात है, 30 सितंबर 2020 को हमारा केस खारिज किया गया था इस ग्राउंड पे कि भगवान श्री कृष्ण के असंख्य भक्त हैं, अगर सब लोग कोर्ट आ जाएंगे तो न्यायिक व्यवस्था चरमरा जाएगी। उस ऑर्डर को 19 मई 2022 को उस ऑर्डर को सेटिसाइड किया गया और माननीय न्यायालय ने, डिस्ट्रिक्ट जज साहब ने होल्ड किया कि ये केस चलने लायक योग्य है और इस केस को चलना चाहिए। इस समय उसके खिलाफ शाही ईदगाह इलाहाबाद हाईकोर्ट में है और उन्होंने झूठ बोल के गलत तर्क देके हमारे केस को स्टे कराया। उसके स्टे वेकेशन की एप्लीकेशन हमने दी है, उसकी सुनवाई 17 अप्रैल को है और साथ ही साथ दूसरी सुनवाई 5 अप्रैल को है, जिसमें हमने मांग रखी कि इस केस को ओरिजिनली आप इलाहाबाद हाईकोर्ट में इसका ट्रांसफ़र करें। और साथ ही साथ 17 अप्रैल को इसका जो एक नक्शा बनना है, एक कमीशन होना है, उसकी भी कमीशन की रिपोर्ट भी 17 अप्रैल के सामने आए। हमेशा आप इतने एग्रेसिव और धर्म को लेकर बड़े, मतलब मैं इसको कमेंट्स नहीं बोलूँगा, इसको मैं अच्छी बात बोलूँगा कि इतना जो है जैन नहीं, एग्रेसिव नहीं हूँ मैं। अपनी बात को अगर समझाने के लिए असर्टिव होता हूँ, थोड़ा अगर मैं उसको असर्टिव ढंग से समझाता हूँ, इसका मतलब नहीं एग्रेसिव हूँ। और एग्रेसिव इसलिए हूँ क्योंकि मैंने इतिहास पढ़ा है, मैंने ये पढ़ा है कि हमारे संस्कृति को, हमारे कल्चर को किस तरह से तोड़ा गया, खराब किया गया, बर्बाद किया गया, किस तरह से हमें दीवार में चुना गया, किस तरह से हमें आरे पे काटा गया, किस तरह से हमें गर्म तवे पे झोंका गया, किस तरह से हमारे मंदिरों को तोड़ा गया, किस तरह से हमारे माताओं बहनों को वैश्या
वैश्यालय में ले गए और बेच दिया गया। तो ये सब पढ़ के मुझे बहुत ग्लानि होती है, और मुझे इस बात की ग्लानि होती है कि ये मानसिकता आज भी इस देश में सेकुलरिज्म के नाम पे चलती चली जा रही है। इस देश में आज भी हिंदुओं को हेट स्पीच का और हेट क्राइम का दोषी माना जाता है। ये बात हमने सुप्रीम कोर्ट के पटल पे रखी आपके यहाँ पे आने से पहले कि ये देश तब तक सेकुलर है जब तक हिंदू यहाँ पे मेजॉरिटी में है। जब हिंदू मेजॉरिटी में रहेगा नहीं, कोई सेकुलर यहाँ पे नहीं रहेगा। तो ये सारी बातें इसलिए हम रखते हैं क्योंकि हमने इतिहास पढ़ा, और इस बात का मुझे फक्र है कि मैं अपने सनातन समाज के लिए लड़ रहा हूँ। मुझे इतनी बुद्धि दे ईश्वर कि मैं अपने सनातन समाज के लिए लड़ता रहूं, और वो दिन हम सब देखें साथ मिलके जब ये देश हिंदू राष्ट्र में कन्वर्ट हो। अच्छा सवाल पूछा। मैं आज इस ऐसी धरती पे हूँ जहाँ पे ताजमहल को लेके एक फेक नैरेटिव गढ़ा गया। ताजमहल को लेके 2015 में मैंने आगरा की सिविल अदालत में मुकदमा डाला था। 12 अप्रैल को उसकी अगली सुनवाई है। और जो लोग कहते थे मुमताज़ महल और शाहजहाँ ने उनके प्यार की निशानी है, ये बुरहानपुर आपके बहुत पास ही है। हम सब जानते हैं कि बुरहानपुर में मुमताज़ महल को दफन किया गया था। तो ये जो फेक नैरेटिव गढ़ा गया कि ताजमहल को शाहजहाँ ने बनवाया, गलत है, क्योंकि हमारे पास ऐसे प्रमाण हैं कि ताजमहल शाहजहाँ से भी पहले का है। ताजमहल की कार्बन डेटिंग हो चुकी थी, एक अमेरिकन साइंटिस्ट ने की थी, और उसने ये साइंटिस्ट रिपोर्ट दी है कि ताजमहल शाहजहाँ से भी 300 साल पहले का है। और जो राजा जयसिंह से ताजमहल को एक्सचेंज में लिया था, वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी हम कोर्ट के सामने लगा चुके हैं कि ताजमहल शाहजहाँ ने नहीं बनवाया। उन्होंने राजा जयसिंह का वो महल था, तेजो महल, और उसको उन्होंने वापस उनसे एक्सचेंज में लिया था। ये प्रूफ भी हमने लगाया है, और ये सारी बातें शाहजहाँ ने उनके बादशाहनामा में उसको दर्ज भी किया गया है। सबसे और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ताजमहल के केस में जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का एफिडेविट है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। हमने ताजमहल को कहा कि ये शिव मंदिर है और इसको रेस्टोर किया जाए, तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ने कहा विष्णु शंकर जैन गलत बोल रहे हैं, ये शिव और विष्णु मंदिर है। और इसीलिए उसके जितने प्रमाण हैं शिव और विष्णु मंदिर होने के, वो एएसआई ने अपने एफिडेविट में भी दाखिल किए। तो ताजमहल का तो मैं आज भी कहता हूँ आपके सामने कि जो 27 कमरे हैं, हिंदुओं का मजाक उड़ाना बंद किया जाए। जो न्यायालय या जितने लोग हमारी जन भावनाओं का मजाक उड़ाते हैं, सबसे पहले आपको उस मजाक उड़ाने को बंद करना पड़ेगा कि यहाँ भी खोदेंगे, वहाँ भी खोदेंगे। इस चीज़ को बंद करके अगर साइंटिफिक माध्यम से बात की जाए, ताजमहल के अंदर आज भी जो 27 कमरे बंद हैं उसको क्यों नहीं खोला जाता है भाई? वहाँ पे जो आर्टिफिशियल दीवार लगा के आपने कमरे बंद किए हैं, उसको खोलने में दिक्कत क्या है? वहाँ की आपको गहन आर्कियोलॉजिकल सर्वे से चिंतन करने की, अध्ययन करने की, रिसर्च करने में क्या दिक्कत हो रही? पर जब ये सारी बातें की जाती तो जो फेक नैरेटिव गढ़ा गया है कि ये प्यार की निशानी, वो टूट जाएगा। आज भी ताजमहल में जो ऊपर से पानी टपकता है, जो एक शिवालय के रूप में हमेशा एक उसकी संरचना की गई थी, वो आज भी होता है। पर उन सारी बातों को दरकिनार करते हुए हम फेक नैरेटिव्स को आप आगे बढ़ाते हुए चले जा रहे हैं। और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ऐसी कौन सी इस्लामिक लॉ में कब्र है जो चौथे फ्लोर पे बनी हुई है? कब्र के लिए सुपुर्दे खाक होना बहुत ज़रूरी है। हम सब जानते हैं कि ताजमहल एक वाटर बेस्ड मॉन्यूमेंट है। वहाँ पे ऐसी लकड़ी लगी हुई है जो, क्योंकि जमुना का वो तट है, वो जमुना के बैंक पे बना हुआ है, वहाँ पे उसकी लकड़ी, उसकी जो नींव है वो ऐसी लकड़ियों से बनी है कि जब उसमें पानी पड़ता है तो और मजबूत होती है। तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पे कब्र उसके नीचे, वहाँ पे तो नहीं है कब्र, हमेशा आपने चौथे फ्लोर। जो मैं कल रामनवमी की एक यात्रा कह लीजिए उसमें मैं सम्मिलित हुआ था, तो उसमें मूल विषय यह है कि जो हमने अपने बाल्यकाल से हमेशा इस नारों के बीच में जन्म लिया कि बच्चा बच्चा राम का, जन्मभूमि के काम का, सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वही बनाएंगे। आज वो पल हम सबके बड़ा निकट है जब 14 जनवरी 2024 को भव्य राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है, और उस पल के हम सब लोग साक्षी होने वाले हैं। ऐसे क्षण में जब राम मंदिर का फैसला आ चुका है, तो सारे राम भक्तों के साथ रह के रामनवमी को एक साथ मनाने का जो काम था वो हम सब लोगों ने किया। और साथ ही साथ आगे जो हमारे मंदिर हैं जो इस समय इस्लामिक आक्रांताओं के कब्ज़े में हैं, उन सबको मुक्त कराने के लिए माननीय पालीवाल जी से बहुत डिटेल्ड रूप से हमारी चर्चा हुई। 2 ऐसे कानून हैं जिस पे पालीवाल जी और हमने अपनी बहुत चिंता व्यक्त की, और स्पेशली पालीवाल जी का उसमें काफ़ी चिंता भी थी, जैसे है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, पूजा स्थल अधिनियम 1991 और वक्फ एक्ट 1995। तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में हम सब जानते हैं कि 5 अप्रैल को माननीय सुप्रीम कोर्ट इसमें सुनवाई करने वाला है, और हम सबकी यही योजना है, यही मनोकामना है
कि सुप्रीम कोर्ट प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को असंवैधानिक घोषित करे, क्योंकि ये ऐसा काला कानून है जो हिंदुओं को कोर्ट जाने का रास्ता बंद करता है। नरसिम्हा राव की सरकार ने इस कानून को पारित किया था और इस कानून के जो प्रावधान है वो बहुत ही ड्रैकोनियन है, जहाँ पे आप सब जानते हैं कि मुस्लिम समाज कोर्ट जा सकता है, पर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की वजह से हिंदू समाज को कोर्ट जाने के लिए उनके दरवाजे बंद किए गए हैं। इस कानून को हमने चुनौती दी सुप्रीम कोर्ट में और आगामी 5 अप्रैल को इसकी सुनवाई है। और साथ ही साथ जो इस क्षेत्र में, इस पूरी बेल्ट में जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिली और जानकारी मिली है, ऐसे बहुत सारे मस्जिद हैं जिनको मंदिरों को तोड़ के मस्जिद बनाए गए, तो उसका अगर हमें प्रूफ्स इकट्ठा कर रहे हैं हम और उसकी लीगल कार्रवाई शुरू करेंगे। जैसे ही हमें यथोचित तथ्य मिल जाते हैं, उसके सारी एविडेंसेस कंप्लीट हो जाती है, चाहे वो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव हो, चाहे मौका मुआयने की जो पोजीशन हो, तो उस पर भी लीगल कार्रवाई हम लोग शुरू करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह मैं ये भी बताना चाहता हूँ, मेरी माननीय पालीवाल जी से बहुत डिटेल्ड रूप से चर्चा हुई इस बारे में। बुरहानपुर के अंदर जो जामा मस्जिद है, 2008 में वहाँ पे दंगे हुए थे और वहाँ करीब 15 से 16 ऐसी दुकानें हैं जो हिंदू समाज की और सिंधी समाज के लोगों की थी, जिनको जला दिया गया और आज भी 15 साल बाद भी उनको उनकी दुकानों पे वापस स्थापित नहीं किया गया है। तो इसका भी इस विषय पे भी काफ़ी गंभीर रूप से चर्चा हुई और ये सहमति बनी है कि अगर वो जितने लोग अफेक्टेड पार्टीज़ हैं वो अपने प्रूफ्स और डॉक्यूमेंट्स देंगे तो उनके लिए भी लीगल कार्रवाई यथोचित हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट के स्तर पे लड़ी जाएगी। अच्छा भाई साहब, एक विषय ये था कि कल रामनवमी है और देश भर में जगह जगह बवाल हुआ है, बहुत सारे स्थानों पर पथराव जैसी घटनाएं हुई है, तो ये आपको क्या लगता है किस तरह? देखिए, आप इस बात का कोरिलेशन देखिए और ये बात मैं बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहता हूँ। सुप्रीम कोर्ट के एक माननीय न्यायाधीश ने कहा कि हिंदू समाज के लोग कहते हैं गो टू पाकिस्तान, ये आपके भाई बहन हैं, आप कैसे कह सकते हैं इनको गो टू पाकिस्तान? और हिंदू समाज के लोग ही हेट स्पीच में लिप्त हैं, ऐसी धारणा सुप्रीम कोर्ट के पटल पे बनाई गई। और यहाँ आने से पहले सुप्रीम कोर्ट में मैं और केंद्र सरकार के सॉलिसिटर जनरल सुप्रीम कोर्ट के पटल पे यही बात रखते रहे कि मुस्लिम समाज के लोगों ने जो हेट स्पीच और हेट क्राइम्स किए हैं उसका संज्ञान लिया जाए। और आप देखिए, कल रामनवमी के टाइम पे हर जगह पीसफुल प्रोसेशन निकाले जा रहे थे, पीसफुल जुलूस निकाले जा रहे थे, चाहे वो वेस्ट बंगाल हो, चाहे वो वडोदरा हो, चाहे वो संभाजी नगर हो। किसने उन सारे प्रोसेशंस को, उन सारे जुलूसों को खंडित करने का काम किया? कौन से ऐसे उपद्रवी तत्व थे जिन्होंने ये कहा कि मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया में आप जुलूस नहीं निकाल सकते? और इसीलिए मैं बात कह रहा हूँ कि ये जितना जो मामला है ये सिर्फ और सिर्फ वो मानसिकता है कि जहाँ जहाँ मुस्लिम समाज के लोग एक ज़्यादा पॉपुलेशन में है वहाँ ऐसी घटना उत्पन्न होती है और सामने आती है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जब लोग एक प्रॉपर तरीके से लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करते हुए जुलूस निकाल रहे हैं तो ऐसा क्या कारण था कि आपने उन सारे प्रोसेशंस पे हमला किया? और अगर ऐसे हमले होते चले आ रहे हैं तो इस देश का जो सामाजिक सौहार्द है, समरसता है, वो कैसे कायम रह सकेगी जब तक इस तरह के हमले नहीं बंद होंगे? जी हाँ, जल्द ही अपने शहर में होगी A क्लास लेवल की कॉलोनी द सिंगापुर सिटी, जिसमें होगी अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिक फिटिंग, हाईली एडवांस CCTV, साइबर सिक्योरिटी, जिम, स्विमिंग पूल, क्लब हाउस विद 3 स्टार रेटिंग, रेस्ट रूम, बैंक्वेट हॉल और भी कई एडवांस फीचर्स। पता हरसूद रोड, श्याम रिजॉर्ट के पास, खंडवा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9827314401।